Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाएँ। और गुड इवनिंग सभी को, जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को से स्टार्ट किया जाए। आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए हमने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि जो है कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ सीख सकें, ठीक है। इसलिए आराम से सब कुछ बताएंगे, ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पहले से डायग्राम बना रखे, तो पहले से इसीलिए बनाया है। जल्दी करिए, जल्दी सब लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सभी को। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजन बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, अपनी जान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। ज़िंदगी में एक ऐसा बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ज़िंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, ताकि वो आपको एक मिनट भी चैन से बैठने ना दे। ज़िंदगी में एक ऐसा उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको जो है एक मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। इसी मोटिवेशनल इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी से आ जाओ तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से हेडिंग कर लो और आपको डायग्राम भी बनाना है, लेकिन पहले आप हेडिंग करके थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। तो आपको हेडिंग करना है व्हीटस्टोन सेतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और डायग्राम के साथ आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको एक क्लास में आराम से पढ़ाने वाले हैं। तो हेडिंग कर लीजिए व्हीटस्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। आपको हेडिंग करना है व्हीटस्टोन सेतु। इंग्लिश उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आपको हेडिंग कर देना है, व्हीट स्टोन सेतु। तो जल्दी से हेडिंग कर लीजिए व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। एग्जाम में कई बार कहेगा व्हीट स्टोन सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब आपको ये डायग्राम भी पूरा का पूरा बनाना होगा, लेकिन ये अभी नहीं बनाना है। पहले करना क्या है, पहले आपको ये हेडिंग करना है कि व्हीट स्टोन सेतु है क्या, ठीक है। तो जल्दी से आप हेडिंग कर लीजिए व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या है। अगर कोई सर्किट, कोई परिपथ बनता है, उसको कोई ना कोई यूज होता है। जैसे हम लोग मोबाइल बनाए हैं तो उसका यूज करते हैं, लाइफ में डेली यूज करते हैं। तो ऐसे इस मशीन का, इस यंत्र का यूज क्या है, ध्यान रखना। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा परिपथ है जो करता क्या है, ध्यान रखना, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। अज्ञात का मतलब जो प्रतिरोध का मान हमको नहीं पता होता, उसका मान हम लोग निकालते हैं, वही काम इसका होता है। तो आप हेडिंग करिए व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और अगर ये हो गया हो तो इसमें लिखा जाए, तो लिखना है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए कि व्हीटस्टोन से तो एक ऐसा विद्युत या विशेष परिपथ है, ठीक है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। आगे लिखेंगे अगले लाइन से स्टार्ट करके।
इसका आविष्कार, इसका मतलब किसका, व्हीटस्टोन सेतु का, इसका आविष्कार आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ने किया था उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के नाम पर इस परिपथ का नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। उन्हीं के नाम पर इस परिपथ का नाम व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु और रखा गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना है, रखा गया। अब अगर इतना आप लिख लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको हेडिंग करना है रचना, और रचना में दोस्तों आपको ये डायग्राम बनाना है जो कि हमने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। फिर मैं आपको रचना के बारे में बताऊंगा, इसमें रचना में है क्या 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 पॉइंट्स हैं, इनके नाम क्या हैं, वो सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। फिर जो है इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। तो आपको पहले हेडिंग करना है व्हीटस्टोन सेतु, हमने पहले लिख रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जब भी आएगा 5 नंबर का, एक बात ध्यान रखना। तो है कि हमने कहा व्हीटस्टोन क्या है, एक ऐसा विद्युत या विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा प्रतिरोध जिसका मान नहीं पता होता है, हम लोग उसका मान निकालते हैं। उसी के लिए एक मशीन, एक यंत्र बनाया गया जिसका नाम क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। अब होता कि इसका खोज किसने किया, तो हमने यहाँ पर इसीलिए स्टार कर कहा लिखने के लिए कि आप लिख सकते हो, देखो हमने एरो किया है, आप स्टार कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने, ठीक है, CF व्हीटस्टोन ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस परिपथ का नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। उन्हीं के नाम पर इस परिपथ का नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। यहाँ तक का हिंदी लिख लीजिए, फिर उसके बाद हेडिंग करना है रचना। फिर आपको ये डायग्राम बनाने का हम आपको टाइम देंगे, फिर आप डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। फिर मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके आगे इसका सिद्धांत, और फिर हम लोग इसका जो डेरिवेशन निगमन है वो भी करेंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों आप लोग इतना काम जो है जल्दी से कर लीजिए, पहले आप लोग इतना काम कर लीजिए, केवल आपको ये हिंदी लिख लेना है और ये हेडिंग करके, ठीक है, इतना काम कर लीजिए। तो लिख लीजिए इतना। और आप लोग झगड़ा उगड़ा ना किया करिए, नहीं तो आज जो करेगा झगड़ा मैं उसको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत आप लोग फालतू की बात करते हो और पढ़ाई पर पूरा सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, डेली आप लोग लाइव क्लास में डेली जो झगड़ा कर लेते हो, हम ये डेली देखते हैं। तो ऐसा काम ना करिए कि हमको जो इधर से ब्लॉक करना पड़े, फिर आप मैसेज भी ना कर पाओ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जैसे बूट गेमिंग हो गए, और जो है कोई KS करके कोई क्रिएशन है, वो भी झगड़ा कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा जो आप लोग कमेंट करते हो फालतू का, मैं आज सीधा ब्लॉक मार दूंगा पहले ही आप लोगों को। ठीक है, बाकी कोई भी फालतू की बात नहीं करेगा, केवल आपको पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मैं आपके कमेंट को ना देख कर सीधा पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ, इसलिए आपको भी पूरा ध्यान यहाँ पर देना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारा फालतू का आप लोग मैसेज किए थे और बहुत ज़्यादा झगड़ा किए थे, तो ये काम ना करिए आप लोग। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हेडिंग का नाम है व्हीटस्टोन सेतु, इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 5 नंबर का आता है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस परिपथ का नाम दोस्तों क्या रखा गया है, व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। ठीक है, इतना हो गया होगा सभी का, अगर नहीं हुआ तो जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हटाते हैं। दोस्तों आप लोग इतना लिख चुके होंगे, अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, हटा देते हैं। और अब इसका करना है दोस्तों आपको हेडिंग रचना, ठीक है। इसको क्या करना है, रचना। और रचना के लिए हमने ऑलरेडी डायग्राम पहले से बना रखा है, ताकि जो है आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और हम भी आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। चलिए तो हेडिंग करना है दोस्तों आपको रचना, कंस्ट्रक्शन। हेडिंग कर लीजिए जल्दी से, रचना। और इस हेडिंग में करना क्या है आपको, सबसे पहले तो जो हमने डायग्राम बनाया है आप ये डायग्राम बना लीजिए। जो डायग्राम है आप बना लीजिए, इसका पहले टाइम देते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा, फिर मैं इसके पॉइंट के बारे में लिखवाऊंगा और आराम से एक पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला काम करिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आराम से इसको डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में रचना हेडिंग कर लेना, उसी में ये डायग्राम बनाना है। जैसे हमने अपनी कॉपी में क्या किया है, इधर साइड डायग्राम बना, इधर लिखेंगे, वैसे आपको भी इधर बना लेना है और इधर लिखना है और ऐसे एग्जाम में लिख देना है, ताकि एग्जाम में समझ जाए कि इस बालक और बालक किसने पढ़ाया है। हाँ, विशाल सर ने पढ़ाया है ना। कर लो ये हेडिंग करके ये डायग्राम बना लो जल्दी से, फिर सबका नाम बताते हैं। ठीक है, रचना हेडिंग करके आपको ये डायग्राम बना लेना है। फिर जो इसके पार्ट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ई दिख रहा है, सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर सेल एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और इसी सेल के साथ लगा है K1 कुंजी, जो कि बिंदु ए और सी के बीच लगा हुआ है, ठीक है। अगर देखो बिंदु आपको बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी और डी के बीच यहाँ पर K2 कुंजी है, और ये आपको जो दिख रहा है तीर ऐसे ऊपर की ओर, ये है जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, जिसको धारा मापी कहते हैं। और यहाँ पर 4 प्रतिरोध होता है, ध्यान रखना, PQRS, ठीक है। इन चारों में 3 का नाम पता होता है, किसका नाम, P का, Q का, R का नाम पता होता है, जैसे इसको ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। जबकि S का मान नहीं पता होता है, इसलिए जो है इसको कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। और इस परिपथ की सहायता इसी S का मान दोस्तों निकाला जाता है। धारा जब I1 यहाँ जाता है तो यहाँ बिंदु A से I1 और I2 बढ़ जाता है। I1 धारा प्रतिरोध P और Q की ओर जाता है, जबकि I2 धारा R और S की ओर जाता है। ये पूरा डायग्राम का भाग था जो हमने बता दिया है। अब इसको लिखेंगे, आप पहले जल्दी से इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसके सब भाग के बारे में लिख दूं और फिर इसका हम लोग आगे सिद्धांत और साथ में निगमन पढ़ेंगे, ठीक है। इतना कर लीजिए। तो हो गया, तो इसमें लिखिए, इस सेतु में, ठीक है, 4 प्रतिरोध, कैसे 4, कौन कौन से, PQRS। तो लिखना है आपको, इस सेतु में 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध P, Q, R व S भुजाओं, देखो P किस पर है, तो P है AB पर, और Q किस पर है, BC पर, और R किस में है, AD पर, और S किस में है, DC पर, या फिर CD भी आप कह सकते हैं, जुड़े हैं। तो लिखेंगे भुजाओं क्रमशः AB, BC, नहीं हाँ ठीक है, BC, और R किस पर है, AD, और DC, ठीक है, DC पर इस प्रकार जुड़े होते हैं कि DC पर इस प्रकार
जुड़े होते हैं कि चतुर्भुज की रचना करते हैं, चतुर्भुज की रचना करते हैं, चतुर्भुज की रचना करते हैं। एक बार पुनः आपको समझा दे रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर साथ में देखो, हमने कहा इस सेतु में 4 प्रतिरोध, तो 4 कौन कौन से, तो 4 प्रतिरोध P Q R S, तो P Q R व S भुजा देखो, AB पे कौन है, P है, तो हमने AB पे लिखा है किसको, P को। फिर BC पे, तो BC पे कौन है, Q है, तो BC पे Q, और AD पर कौन है, R है, तो AD पे R, और जबकि DC पर कौन है, S है, तो DC पर S। इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ये चतुर्भुज की रचना मतलब 4 भुजा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, 1 भुजा, 2, 3 और 4, तो ये क्या करते हैं, चतुर्भुज की रचना करते हैं। इतना नोट करिए। इसका ग्लैंस लिखना है, बिंदु लिखना है ए और सी, ठीक है। देखो ए और सी के बीच क्या है, एक सेल है और केवल कुंजी है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बिंदु ए व सी के बीच, एक सेल, ई का मतलब है इसका विद्युत वाहक बल EMF, ठीक है। सेल व केवल कुंजी जोड़ते हैं, इतना नोट करिए। ठीक है, तो बिंदु ए और सी के बीच क्या है, एक आपका सेल लगा है EMF, जो कि ई लिखा हुआ है, तो ई का मतलब क्या, सेल है आपका, या फिर बैटरी आप कह सकते हैं, और यहाँ पर केवल कुंजी है, तो हमने लिख दिया कि बिंदु ए और सी के बीच क्या है, एक सेल ई व केवल कुंजी जोड़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये डायग्राम अगर नहीं बनाए तो अभी भी टाइम है, आपको पूरा टाइम दें, क्योंकि इसी डायग्राम पर पूरा का पूरा हमको हल करना है, तो इसलिए ये डायग्राम आपका रहेगा, आप आराम से बना लीजिएगा, नहीं बना है, और ये हमने जो रचना में लिख रखा है इसको आपको लिख लेना है। चलिए, हो गया इतना, तो आगे लिखते हैं। ये ऊपर वाला हटा रहे हैं, यहाँ तक हटा रहे हैं, और इसका आगे लिखना है आपको। लिखेंगे तथा बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी जी व केटु कुंजी जोड़ते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ये नीचे वाला हो गया, इसको भी हटा रहे हैं। तो एक धारामापी जी, गैल्वेनोमीटर जी, और साथ में केटु कुंजी जोड़ते हैं। केटु कुंजी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें करना क्या है, आगे बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे इन 4 प्रतिरोधों में P, Q व R
आर का मान ज्ञात होता है, ज्ञात होता है, इसलिए इन्हें ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं तथा प्रतिरोध S का मान ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, इसलिए इसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। हमने कहा था कि इसमें 4 प्रतिरोध भुजाओं ए बी कौन है, पी है, बी सी पर क्यों है और ए डी पर आर है, जबकि डी सी पर एस है। इस प्रकार जुड़ते हैं कि ये चतुर्भुज की रचना करते हैं। फिर हमने कहा बिंदु ए और सी के बीच एक सेल ई और K1 कुंजी जुड़ा होता है। बिंदु ये देखो, बिंदु बी और डी के बीच एक धारामापी जी धारामापी है, वह K2 कुंजी जोड़ते हैं। इन 4 प्रतिरोध में P Q R का मान ज्ञात होता है, इसलिए इसे ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं तथा प्रतिरोध S का मान ज्ञात नहीं होता है, इसलिए इसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। इतना आपको लिख लेना है, ठीक है, इसलिए इसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। चलिए, हो गया इतना नोट कर लीजिए और ये वाला पॉइंट हटा दे रहे हैं। इतना तो कर चुके होंगे, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। अब इसका एक पॉइंट लिख लीजिए। तो एस का नाम क्या है, अज्ञात प्रतिरोध नाम है, तो इसको हम लिख देते आगे कि इसी प्रतिरोध का मान, इसी मतलब एस का मान, प्रतिरोध का मान इस परिपथ की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसी प्रतिरोध का मान इस परिपथ की सहायता से ज्ञात किया जाता है। यहाँ तक का लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, हो गया होगा। तो ये नीचे वाला पॉइंट कर चुके हैं, एक बार यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। इन 4 प्रतिरोधों में P Q व R का मान ज्ञात होता है, इसलिए इन्हें ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं तथा प्रतिरोध S का मान ज्ञात नहीं होता है, इसलिए इसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने कहा इसी प्रतिरोध का मान मतलब S का ही मान इस परिपथ की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अभी आपको दोस्तों रचना जो है खत्म हुआ, 2 चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। एक तो ये व्हीटस्टोन सेतु है क्या, दूसरा चीज़ रचना। अब तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे निगमन डेरिवेशन। ये करने के बाद ये आपका हेडिंग समाप्त हो जाएगा, मतलब 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर जो है अगला हेडिंग करते हैं, ठीक है। फिर आपको अगला हेडिंग करना है सिद्धांत, अगला हेडिंग करना है सिद्धांत।
ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं और आपको अगला हेडिंग बनाना है सिद्धांत। ठीक है, अगला हेडिंग करना है सिद्धांत। तो आपका ये रचना वाला पार्ट समाप्त हुआ, हेडिंग कर लेना है अगला सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो हेडिंग करना है अगला सिद्धांत। ठीक है, ये हेडिंग कर लो। सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रचना भी। तो आपको इसके बारे में लिखना है, साथ में क्या करना है, रचना लिखना है, फिर आपको सिद्धांत लिखना है। तो सिद्धांत में लिखिएगा, पहले तो जान लो इसका सिद्धांत है संतुलन की अवस्था। अब सर ये संतुलन की अवस्था क्या है, तो इसका मतलब ये पी क्यू और आर एस का जो अनुपात होता है वही संतुलन की अवस्था को बताता है। तो लिखते हैं इसमें। ठीक है, इस सेतु का सिद्धांत लिखेंगे इसमें, इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। ठीक है, लिख लीजिए, इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की अवस्था है। तो लिखेंगे अगले लाइन से, संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए, स्थिति के लिए प्रतिरोध पी वक्यों को स्थिर रखकर आर का मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कोई विक्षेप ना आए, कोई परिवर्तन ना आए। समायोजित करते हैं कि, या समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना आए। ठीक है, विक्षेप ना आए, यहाँ तक लिख लीजिए। इस सेतु का सिद्धांत क्या, संतुलन की अवस्था, संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोध पी वक्यों को स्थिर रखकर आर का मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना आए। थोड़ा सा और लिख सकते हैं, इस स्थिति में, ठीक है, दिख रहा होगा ना, इस स्थिति में बिंदु बी व डी के विभव यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, बिंदु बी व डी के विभव समान होते हैं। अगर ये लाइन नहीं दिखे तो इसको छोड़ दे रहे हैं, अभी बाद में लिख देते हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद तो याद रहे कि इस सेतु का जो सिद्धांत है ना मेरे दोस्तों, क्या होता है इसमें, किसमें ये संतुलन की अवस्था की बात करता है। संतुलन की अवस्था का मतलब ये है कि जो धारामापी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विक्षेप का मतलब यहाँ से परिवर्तन से है। तो आपको ध्यान रखना, इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की अवस्था है। संतुलन की अवस्था के लिए, स्थिति के लिए प्रतिरोध पी और क्यू को इस स्थिर रखकर इसको आर का मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना आए। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक का, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला हो गया होगा। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों करना क्या है, अब आपको लिख देना है कि इस स्थिति में जो भी नीचे लिख रहे थे नहीं हुआ था वही लिख लेना है। इस स्थिति में बिंदु बी व डी के विभव समान होते हैं, ठीक है, विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। ये वाला हो गया होगा।
तो इसको भी हटा रहे हैं, ठीक है, समान होते हैं। तो लिखेंगे इसमें आप लोग चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान और सिंपल है कि P और Q का जो अनुपात है ना वो R और S का अनुपात क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखना है अर्थात P अपान Q बराबर R अपान S। यही जो है ना यहाँ जो हमने स्टार्ट करके लिखा है, चाहे इसके पहले का आप छोड़ सकते हो लेकिन ये पॉइंट जरूर लिखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना है, ठीक है। अर्थात करके लिख लीजिए P अपान Q इक्वल टू R अपान S। अब जाकर के इसका सिद्धांत दोस्तों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक हेडिंग और पढ़ना है आपको, उसका नाम है डेरिवेशन, निगमन, उत्पत्ति। वही पढ़ लेंगे तो ये आपका पूरा ये जो टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। अब डेरिवेशन करना कि यही हमको लाना है, जो P अपान Q बराबर R अपान S आया ना, ये जो संतुलन की अवस्था है इसी को प्रूव करना होता है डेरिवेशन में। तो पहले तो आप लोग जो है इतना लिख लीजिए, एक बार रिपीट कर दे यहाँ से। हमने कहा इस स्थिति में मतलब संतुलन की अवस्था में होता क्या है कि बिंदु बी और डी के जो विभव हैं समान होते हैं, और फिर मैं कहा चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है, मतलब पी और क्यू का जो अनुपात है वो आर और एस के अनुपातों क्या होता है, भुजाओं के बराबर होता है, अनुपातों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अर्थात पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हो गया यहाँ तक का। अगर दोस्तों नहीं हुआ है तो एक बार इसका मतलब समझ लीजिए। संतुलन की अवस्था का मतलब ये है कि दो प्रतिरोधों का जो अनुपात है, जैसे P अपान Q इक्वल टू R अपान एस, आपको दिख रहा है यहाँ पर P अपान Q इक्वल टू R अपान एस। तो जो P और Q का अनुपात है वो आपका R और S के अनुपात के बराबर होता है। यही स्थिति को, यही अवस्था को संतुलन की स्थिति कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति क्या बोलते हैं दोस्तों, संतुलन की अवस्था। मतलब संतुलन मतलब बैलेंस वाली स्टेट, जो बैलेंस अवस्था है, ठीक है, उसी को संतुलन की अवस्था बोलते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो इसको अब हटा रहे हैं, ठीक है। ये जो सिद्धांत था, सिद्धांत की कहानी खत्म हो गई। तो अब जो है चलते दोस्तों इसके निगमन पे। जो P अपान Q इक्वल टू R अपान S आया ना दोस्तों, इसका निगमन करना है, मतलब इसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो अब करना क्या, आपको हेडिंग बना लेना है उत्पत्ति, लास्ट हेडिंग है इसका उत्पत्ति, चाहे इसको निगमन कह सकते हो, निगमन, या इंग्लिश में लिख दो डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन, उत्पत्ति
या निगमन या डेरिवेशन। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए। अच्छा, निगमन में करना क्या है, तो हम यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, निगमन में आपको लाना है P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ठीक है, ये चीज़ लाना पड़ेगा। अब कहो सर आएगा कैसे, नहीं दिख रहा है, इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, लाना क्या है, हम लोगों का टारगेट है P अपान Q इक्वल टू R अपान S जो है लाना है, ये लाना है, ये टारगेट है। ठीक है, ये लाना है फार्मूला लगा के। कैसे होगा डेरिवेशन, ध्यान समझना। तो पहले देखो, जैसे कुंजी दबाएंगे, टच कराएंगे, यहाँ धारा एस जाएगा, यूं धारा भागना स्टार्ट, बिंदु ए पर गए, यहाँ पर वही धारा दो भाग में बांट गए, किसमें I1 कहाँ गया, P और Q में जा रहा है, और I2 R और S वाले प्रतिरोध में जा रहा है। मतलब I1 ऐसे ऊपर भाग जाएगा और I2 इधर आ जाएगा। बीच में धारा मापी, यहाँ पर विक्षेपण है, इसलिए क्या है, कैसा अवस्था है, P अपान Q बराबर R अपान S संतुलन की अवस्था है। तो लिखेंगे हम लोग, माना संतुलन की अवस्था में बैटरी द्वारा दी गई धारा I है जो बिंदु ए से या ए पर, ठीक है, आप लिख सकते हैं बिंदु ए पर क्या, दो भाग में I1 और I2 में बढ़ जाता है। तो इसको लिखना है कि माना संतुलन की अवस्था में होता क्या है कि दी गई धारा I है और जो बिंदु ए पर दो भागों I1 और I2 में बढ़ जाती है, ठीक है, में बढ़ जाती है, क्योंकि संतुलन की अवस्था में धारा मापी G में धारा नहीं बहती है, क्योंकि यहाँ पर B का और D का भी हो गया है समान, हम लिखवाया किसमें, सिद्धांत में। तो धारा मापी G में धारा नहीं बहती है, अतः I1 धारा प्रतिरोध कहाँ जा रहा है, I1 P और Q साथ, प्रतिरोध P व Q में, तथा I2 धारा प्रतिरोध R व S में प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, इतना आपको जल्दी से लिख लेना है। ये पूरा उत्पत्ति निगमन में इतना हिंदी लिखना है। इतना हिंदी लिखने के बाद दोस्तों केवल डेरिवेशन करना है, और वो डेरिवेशन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, डेरिवेशन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। तो हमने बताया क्या कि जैसे ही सेल से यहाँ से बटन कुंजी दबाते हैं, यहाँ धारा जाता है, I धारा यहाँ जाएगा, बिंदु ए पहुंचेगा, I1 इधर भाग जाएगा, I2 इधर, I1 जो जाएगा आपका P और Q में जाएगा, और I2 R और S वाले प्रतिरोध में बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो होता क्या है कि ये धारा मापी में धारा का मान नहीं जाता है G में, यहाँ पे नहीं जाता है, ये धारा I1 S P और Q से होकर जाता है, जबकि आपका I2 R और S से होकर चला जाता है। जब इतना होता है तो हमने कहा कि अब इसके आगे लगाते हैं नियम। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए कि हमने यही लिखा है, माना संतुलन की अवस्था में बैटरी द्वारा दी गई धारा I है जो बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में बढ़ जाते हैं, क्योंकि संतुलन की अवस्था में धारा मापी G में धारा नहीं बहती है, अतः I1 धारा प्रतिरोध P व Q में तथा I2 धारा प्रतिरोध R व S में प्रवाहित होती है। लिख लीजिए इतना।
चलिए हो गया इतना। अगर इतना नहीं लिख पाए तो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब इसको हटाते हैं। क्या हो चुका है, हो गया। सभी लोग दिल भेज दो, और सब लोग नहीं किए हो तो कर दो लाइक, है ना। चलो यहाँ तक हो गया। तो सिंपल सा आपको ये समझना है, जैसे ही बैटरी से करंट धारा का प्रवाह कराएंगे तो आई करंट ऐसे बटेगा यहाँ से दो भाग में, पी और क्यू में, और आई टू आर और एस में बढ़ जाएगा। सिर्फ हमने यही लिखवाया है, बस आपको यही लिखना है इतना, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे करना क्या है, तो लिखेंगे बिंदु ए पर इस प्रकार बिंदु ए पर संधि नियम, संधि याद करो पढ़ाया था इससे जस्ट पहले, एक क्लास पहले, किरचॉफ का नियम, उसी में है संधि का नियम लगाने पर। कहाँ पर, बिंदु ए पर। ये बिंदु ए है, इधर धारा देखो दूर जा रहा है, तीर ऐसा बना है, इधर बना है, जबकि ये तीर क्या है, पास। ये वाला करंट कैसे आ रहा है, पास आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि होता कि जो पास आएगा प्लस में, जैसे आप लोग आओगे पास में पढ़ने, प्लस में, जो दूर जाएगा किस में, माइनस में। तो यहाँ पर समझना ये है कि फॉर्मूला में बताया संधि का नियम, समेसन आई बराबर क्या बताया था, 0। क्या बताया दोस्तों, कल पढ़ाया था हमने, समेसन आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ बिंदु ए पर लगा रहे हैं, तो ये धारा क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो लिखेंगे आई प्लस में माइनस I1 दूर जा रहा है, ये देखो दूर भाग रहा है ना, इधर तीर लगा हुआ है, तो I1 माइनस और माइनस I2 भी दूर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो लिखेंगे I2 बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो मिल जाएगा I बराबर I1 प्लस I2, इधर माइनस उधर क्या हो गया, बराबर इधर प्लस हो गया। तो आप इसको बना सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। सवालों में इसका यूज किया जाएगा, तो इसलिए आप इसको समीकरण 1 बना लो और इतना जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। तो ये हो गया होगा ना। अब देखिए आगे, तो हमने यहाँ पर लगा दिया संधि का नियम। अब हमको यूज करना है बंद पास का नियम, तो लिखेंगे अब बंद पास भाग, ध्यान समझना। पहले आप ये एक ले लो और दूसरा ये ले लो, ठीक है। तो बंद पास भाग देखो यहाँ पर ए बी डी ए में, ठीक है, ए बी डी ए में, एक ये दूसरा बनेगा बी सी डी बी में। दो बंद पास है, एक बंद पास भाग ये वाला है और एक बंद पास भाग ये वाला। तो लिखेंगे अब बंद पास भाग ए बी डी ए में, ए बी डी ए में। याद करो हमने पढ़ाया था समेसन आई बराबर समेसन ई, ये पढ़ाया था क्या, समेसन आई आर बराबर समेसन ई, ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम। अब यहाँ पर दोस्तों समझना ये है कि I1 धारा P के साथ और I2 इसके साथ, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों का दिशा इसका अलग है, इसका अलग, इसलिए लिखेंगे I1 P माइनस I2 R बराबर 0। अब एक बात यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ समझने ये दोस्तों, यहाँ पर कोई सेल तो काम कर नहीं रहा है, यहाँ सेल जो यहाँ से नीचे था इसके अंदर नहीं लगा है, तो यहाँ से नहीं रखना है, तो इसका मान ई का मान 0। अब आगे देखो इसको उधर भेजेंगे तो मिलेगा I1 P बराबर I2 R, समीकरण 2। इसी प्रकार आगे लगाएंगे, तथा बंद पास भाग, तो जैसे ही दोस्तों ये पहला वाला हल हो गया, ये वाला देखेंगे बी सी
डी और बी में, यहाँ पर I1 के साथ और I2 एस के साथ, इसके साथ और ये इसके साथ, तो लिखेंगे यहाँ पर बंदपास भाग बी सी डी बी में। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लो, बंदपास भाग बी सी डी बी में, इस वाले में, तो इसमें I1 किसके साथ, क्यू साथ और I2 एस के साथ, तो लिखेंगे यहाँ पर I1 क्यू माइनस I2 एस बराबर 0, इसको उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, I1 क्यू बराबर I2 एस, समीकरण 3, समीकरण क्या हो जाएगा 3। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S चाहिए। तो P, ये रहा P और ये रहा Q और ये रहा R और ये रहा S, I1 I2 आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, करना क्या है, समीकरण 2 भागे समीकरण 3 से। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है इसका इक्वेशन हल कर देते हैं। तो अब 2 स्टेप में, अगले 2 स्टेप में और अगले 2 मिनट के अंदर इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करते, ध्यान समझ लेना आप लोग, ये तो दिक्कत होगा। हमने कहा बंदपास भाग ए बी डी ए में, ए बी डी ए में समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, जो कि हमने बताया था किरचॉफ के दूसरे नियम में। हमने कहा कि जो I1 है पी के साथ जा रहा है I2 आर के साथ, तो मिलेगा I1 पी माइनस I2 आर इक्वल टू 0। इसका दिशा अलग है, इसका अलग, इसलिए यहाँ पर ये हो गया, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा I1 पी इक्वल टू I2 आर, और समीकरण 2 पहला बन चुका है, दूसरा हो गया। फिर हमने कहा तथा बंदपास भाग बी सी डी बी में, ठीक है, I1 क्यों, तो I1 क्यों और माइनस I2 एस इक्वल टू 0, इसके इधर भेज दिया, मिल गया प्लस में I1 क्यों इक्वल टू I2 एस, हो गया इतना। अब ये ऊपर वाला हटा रहे हैं, ठीक है, और यहीं पर इसका आंसर जो है लाने वाले हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 भागे समीकरण 3 से, समीकरण 2 भागे समीकरण 3 से। मानते हैं समीकरण 2 का मान ये है, समीकरण 3 का ये है, तो यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 2 का मान ऊपर, तो मिलेगा I1 P इक्वल टू समीकरण, इसका मान है I2 R, और इसका अपान में बटे में करना है समीकरण 3, समीकरण 3 का मान I1 क्यों और बराबर रखना है इधर I2 S। अब देखो I1 से I1 की कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, I2 से I2 कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ से आंसर दोस्तों मिल गया आपको P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S, P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S, जो कि इसका आंसर है, जो कि इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये वाला हटा दे रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, हमको करना क्या है, S का मान निकालना है। S क्या है, S का नाम क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। तो S को इधर भेज रहे हैं, तो अगर इसका तिरिया गुणा कर दें इधर और इधर गुणा कर दें तो मिलेगा क्या, PS इक्वल टू क्यू आर। अब करते कि S का मान निकालना है, S का नाम क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, तो इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा S बराबर क्यू और अपान में P और R है साथ में, तो R भी रहेगा, और ये हो जाएगा आपका S। लिखेंगे यहाँ S क्या है, यहाँ S अज्ञात प्रतिरोध है, S अज्ञात प्रतिरोध है। इसका मान अगर निकालना है तो S निकालते हैं, S अज्ञात प्रतिरोध है। एक फॉर्मूला आपको ये लिखना है संतुलन की अवस्था का, और एक ये, ठीक है, कर लीजिए। अभी इसका डेरिवेशन जो है समाप्त हो गया। तो अगर कभी भी आपको 3 का मान पता रहे, किसका, क्यों P क्यों R का, तो आप S का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये इसका डेरिवेशन भी खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ हमने तेरे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया, इसका इससे, तो मिल गया यहाँ पर PS क्यू आर, PS इक्वल टू क्यू आर। S का मान निकाल, इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो मिलेगा S बराबर क्यू आर अपान में P। ठीक है, कर लीजिए। यहाँ S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, और यही से इसका डेरिवेशन समाप्त होता है। ठीक है, कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए।
देखिए समीकरण 2 अपान समीकरण 3 लगाया तो यहाँ पर I1 से I1 कट गया, P अपान क्यू बचा P अपान क्यू, और I2 से I2 कट गया, बचा कि R अपान एस, तो R अपान एस, जो क्या है यही इसका क्या है संतुलन की अवस्था है। ध्यान करें ये फॉर्मूला लाना था, हमने कहा था हमारा टारगेट क्या है P अपान क्यू इक्वल टू R अपान एस चाहिए, जो हमने यहाँ पर हल कर दिया। एस का मान निकल, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, मतलब 13 गुणा कर दिया। देन जब गुणा किया तो आया क्या पी एस इक्वल टू क्यू आर, तो एस का मान निकला, इसको इधर भेज दिया तो मिल गया क्या क्यू आर और अपान में पी। ठीक है, एस क्या है अज्ञात प्रतिरोध है, शुरू में भी हमने लिखवा रखा है इसको। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, हो गया। और ये डेरिवेशन खत्म, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का। ठीक है, हो गया है। अगर नहीं कर पाए तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। हमने इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, कहानी ख़त्म कर दी, हो गया। ठीक है, तो विटस्टोन सेतु का हमने पूरा रचना बताया, आपको पूरा सिद्धांत बताया, पूरा डेरिवेशन किया, और साथ साथ ये होता क्या है, इसका काम क्या है, वो भी हमने समझाया कि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नए क्लास, लाइव क्लास, वीडियो जो भी हम अपलोड करें या डालें वो आपको मिल जाए और आप जो है वहाँ से अपना नॉलेज पढ़ा सको। बाकी सभी को गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इसी तरह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।